आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसका सीधा सरोकार आपकी जेब से है, आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ से है। वो आपकी होम, कार, बाइक और फ्रिज, टीवी, ये सब जो होता है, इसकी ईएमआई बढ़ने वाली है, इसकी और संभावना है। इस बढ़ोतरी को आप हल्के से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ हफ्तों में आपकी ईएमआई थोड़ी मोड़ी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बनी हुई है, इसलिए आपको आगे मन लगाकर ध्यान से इस बुलेटिन को देखना समझना होगा। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक का इकोनॉमिक मामलों का खास बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. घर की किस्त यानी होम लोन की ईएमआई पर बात करें। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक अगली कुछ बैठकों में रेपो रेट को और बढ़ाना चाहता है। मतलब साफ है कि आगे आने वाले दिनों में फिर से ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इस महीने की शुरुआत में भी आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट यानी 0.4% बढ़ाकर 4.4% करने का फैसला किया था। लेकिन जून में होने वाली अगली मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में फिर से रेपो रेट बढ़ाने का फैसला हो सकता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा ही था। अब आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को जिस रेट पर कर्ज मुहैया कराता है उसे रेपो रेट कहते हैं, यानी जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। यानी कि बैंकों को आने वाले वक्त में कर्ज और महंगा मिलेगा। जाहिर है कि इसका बोझ बैंक अपने ग्राहकों पर डालेंगे। अब आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा क्यों रहा है या बढ़ा सकता है, इसको थोड़ा सीरियस तरीके से समझना होगा। दरअसल इसके पीछे पूरा गणित महंगाई कम करने का है। महंगाई के आंकड़े आम आदमी से लेकर सरकार को परेशान कर रहे हैं। अप्रैल में रिटेल महंगाई 8 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। इस वजह से आरबीआई के पास महंगाई का इलाज करने के लिए फौरी तौर पर सबसे बड़ा हथियार है कर्ज महंगा करना। हालांकि इस महीने की शुरुआत में आरबीआई अपने इस ब्रह्मास्त्र को एक बार आजमा चुका है, लेकिन आसमान छू रही महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में मौजूदा हालात को भांपते हुए अब आरबीआई ने एक और बढ़ोतरी करने का मन बना लिया। रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक अगर ब्याज दर महामारी से पहले स्तर तक पहुंच जाती है और रेपो रेट 1.25% बढ़ जाता है तो आपकी ईएमआई लगभग 10% बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपने अपने 6.25% ब्याज दर पर 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो ये कर्ज आपने 20 साल के लिए अगर लिया है तो घर की ईएमआई 22,811 रुपए से बढ़कर 25,093 रुपए हो जाएगी। अब आपको बता दें कि पहले ही कई सरकारी प्राइवेट बैंक अपना होम लोन, कार लोन महंगा कर चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जून 2022 से होम लोन की पर ब्याज दर में 0.4% की वृद्धि की है। प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में 0.35% की वृद्धि की है। और इस पूरे मजमे को एक्सपर्ट से समझते हैं। महंगाई की दर अगर आप इन्फ्लेशन का रेट देखें तो 7.79% निकल के आया। रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15 के आसपास आई। तो ये साफ संकेत दे रहा है कि आरबीआई के पास इस समय कोई चारा नहीं है। हम सब जो लोग अर्थव्यवस्था को कम जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आरबीआई महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन रेट बढ़ाता है, जिससे कि लिक्विडिटी कम होती है और जो मार्केट में जो डिमांड है, हालांकि ये ज्यादातर महंगाई कॉस्ट पुश है, डिमांड पुश नहीं है, पर फिर भी जितना भी डिमांड का असर है वो कम हो जाता है। तो आने वाले महीने में हर 2 महीने बाद एमपीसी की मीटिंग होती है। जून में फिर मीटिंग हमने देखा था कि मई के महीने में अचानक रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आके और अनाउंसमेंट करी कि ब्याज की दर बढ़ा दी गई। और जून में तो ऑफिशियल एमपीसी मीटिंग है और पहले से ही संकेत दे दिए हैं। और महंगाई के रेट भी यही कह रहे हैं कि इस समय जो ब्याज की दर है वो बढ़ेगी। पूरी दुनिया में ये बढ़ती हुई दिख रही है। जी हाँ, अगर ये ब्याज की दर बढ़ती है तो इससे आपके सभी प्रकार के लोन, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो कंज्यूमर लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, किसी भी तरीके का आपने बैंक से लोन लिया हुआ है उसकी ब्याज की दर बढ़ जाएगी। थोड़ा बहुत असर, राहत ये मिलती है कि जो डिपॉजिट्स आपने बैंक में किए हुए हैं, जो आपने एफडी की हुई है, हो सकता है थोड़ा बहुत उसकी भी दर बढ़े। पर मुझे लगता है कि जो लोन पे दरें बढ़ेगी उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, लोगों को वो चुभेगा। और ऐसे दौरान में ये होगा जबकि महंगाई से पहले ही पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था और भारत की 25 करोड़ परिवार इससे जूझ रहे हैं। कुछ अमीर लोगों को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे लोग इस महंगाई से जूझ रहे हैं कि ये महंगाई को रोकने के लिए ही ब्याज दर बढ़ाई जा रही है। तो कुल मिला के हम समझें कि आपको अगर घर की और कार की ब्याज दर, आपकी ईएमआई बढ़ रही है ब्याज दर बढ़ने से,
तो आपको राहत आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में मिलेगी। अपने किचन के बिल में, अपने ग्रोसरी के बिल में, आप जब दूध, मसाले, दाल, आटा, चावल खरीदते हैं, उसमें आपको कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि इसमें जो जब आरबीआई ब्याज दर बढ़ाता है तो उसका असर अर्थव्यवस्था में आने वाले हफ्तों में दिखाई देता है, एकदम से नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लग रहा है कुछ समय के लिए, ये बहुत जरूरी बात मैं बताने जा रहा हूं, कि कुछ समय के लिए तो ऐसा होगा कि एक तरफ आपकी लोन की किस्तें बढ़ जाएंगी और दूसरी तरफ आपका जो किचन का बिल है, जिस महंगाई से जनता त्रस्त है, उस महंगाई में भी जूझना पड़ेगा और साथ साथ ये भी बढ़ेगी। अल्टीमेटली कुछ महीने बाद, हफ्ते बाद आपको ये थोड़ा ठंडा पड़ता दिखाई देगा। जी हाँ, बिल्कुल पूरी उम्मीद करी जानी चाहिए कि ब्याज की दर बढ़ाई जाएगी। 4 से 4.4 किया गया, सीआरआर भी बढ़ाई गई, पर सीआरआर को छोड़ देते हैं, उसका सीधा सीधा महंगाई से इनडायरेक्ट असर होता है। तो उम्मीद की जा रही है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट के बीच में कहीं रिजर्व बैंक आने वाले एमपीसी के मीटिंग में बढ़ाएगा। देखिए, एकदम नहीं बढ़ाया जाता है, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो अगर हम पिछले वाले इंक्रीज को और आने वाले इंक्रीज को मिला ले तो लगभग 8 से 10% आपकी ईएमआई में अंतर आ सकता है। इसका मतलब अगर आपकी महीने की ईएमआई मान लीजिए 12,000 जाती है कार की या मकान की, तो आप लगाइए कि उसमें 1,200 रुपए के करीब की बढ़ोतरी होगी। जिस व्यक्ति की 30,000 रुपए जाती है, अगर उसने हाउसिंग लोन ज्यादा बड़ा ले रखा है, तो वहां पर आपको 2,500 से 3,000 रुपए का अंतर आता हुआ दिखेगा। तो हमें तैयार रहना चाहिए अपने कुल मिला के समझे तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया जो हमने मकान खरीदा था वो मकान महंगा होने वाला है, क्योंकि नेचुरली जब ईएमआई ज्यादा जाती है तो ब्याज का जो लोड है वो बढ़ जाता है। आपकी किस्त वापस नहीं जाती, ब्याज का लोड बढ़ जाता है। तो आपने जो मकान खरीदा था, कार खरीदी थी, फ्रिज, टीवी, कुछ भी आपने लोन पे लिया था, उसकी कीमत आपके लिए महंगी होने वाली है। तो करीब करीब 8 से 10% की मुझे ऐसा लग रहा है। अगर 25 से 50 बेसिस पॉइंट के बीच में बढ़ाया गया तो इतना एडिशनल लोड लोगों को सहना पड़ सकता है। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ हमारे यहाँ ही कर्ज महंगा हो रहा है, इंडिया में ही, तो ज़रा दूसरे देशों पर नज़र डाल लीजिए। यूएस की बात करते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई देशों के सेंट्रल बैंक ने अपने यहाँ कर्ज महंगा कर रखा और आगे भी करेंगे। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से बुधवार को जारी मिनट्स में कहा गया कि जून जुलाई तक अपनी नीतिगत ब्याज दरों में फिर से 0.5% की बढ़ोतरी फेडरल रिजर्व करेगा। मिनट्स मतलब बैठकों का ब्यौरा। इससे पहले मार्च में भी फेड अपनी ब्याज दरें 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% बढ़ा चुका था। अमेरिका में महंगाई 40 साल में सबसे ज्यादा पर टिकी हुई है। ऐसे में वहां भी महंगाई को काबू करने के लिए कर्ज को महंगा किया जा रहा है। इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 3 बार ब्याज दरें बढ़ा चुका है और चौथी बार कर्ज महंगा करने जा रहा है। ब्रिटेन में महंगाई 30 साल के रिकॉर्ड स्तर पे है। दरअसल किसी भी देश में महंगाई तब बढ़ती है जब बाजार में पैसों की आमद अधिक हो जाती है, कैश फ्लो ज्यादा हो जाता है, लोगों के पास पैसा आने से हर चीज की डिमांड बढ़ जाती है और लोग अधिक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में ज्यादातर देश महंगाई को काबू करने के लिए कर्ज महंगा करने का रास्ता चुनते हैं। इस बारे में सुनते हैं कि एक्सपर्ट हमारे क्या बताते हैं। जी हाँ, एफओएमसी के मिनट्स निकल के आए, अभी कल रात की ही बात है, और उन्होंने उस मिनट्स में साफ इंडिकेशन किया कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। वहां पर करीब 50 बेसिस पॉइंट हर एफओएमसी मीटिंग में बढ़ने की उम्मीद है। कम से कम अगली 2-3 मीटिंग्स तक तो पक्का ही नजर आ रहा है। जबकि हमें नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका में एक दफे ब्याज दरें 0 थी कोविड से के दौरान में, जब ये इन्फ्लेशन नहीं आया था तो 0 थी। अब उसके लिए बहुत बड़ा, जी हाँ, इंग्लैंड में आप देखें, यूरोप में देखें, साउथ ईस्ट एशिया में देखें, जापान में देखें, सब जगह ब्याज दरें इस समय बढ़ी हुई हैं। मुझे लग रहा है जब तक ये पूरी दुनिया पर इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है, जब तक रशिया यूक्रेन, और इसका कारण क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर एक मुख्य कारण है, मुझे लग रहा है जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक मुझे इन्फ्लेशन नियंत्रण में आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि सप्लाई चेन में डिसरप्शंस बनी रहेंगी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊंची बनी रहेंगी। ये 2 मुख्य कारण है। तो इसलिए जब तक ये युद्ध चल रहा है मुझे नहीं लगता इन्फ्लेशन कम होगा, और अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तो ब्याज की दरें नीचे नहीं आएंगी। तो मुझे लग रहा है जो लोग इंतजार कर रहे हैं ब्याज की दर कम होने का, उनको दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे नजर रखनी चाहिए, उनको रशिया यूक्रेन युद्ध पर नजर रखनी चाहिए, उनको क्रूड ऑयल पे नजर रखनी चाहिए। जब तक ये 2-3 फैक्टर्स कंट्रोल में नहीं आते तब तक आप ब्याज दरें बढ़ती हुई देख सकते हैं। पूरी की पूरी दुनिया में ये सारी की सारी दुनिया जैसे एक धागे से पिरोई गई है, जिसको मैं इन्फ्लेशन बोलता हूँ। अब ईएमआई का बोझ बढ़ने की चिंता जो है वो ये हो गई। अब ब्याज दरों की भी बात हो गई, दुनिया भर की बात हो गई, लेकिन समाधान पे बात करते हैं गुरु कि कैसे ईएमआई के बोझ को कम किया जा सकता है।
जानकारों का कहना है कि कर्ज लेने से पहले थोड़ा मंथन कर लिया जाए तो ईएमआई का भार कुछ कम जरूर हो सकता है। अब कैसे करें, क्या करें कि होम लोन का रेट कम हो जाए, ईएमआई की दर कम हो जाए, थोड़ा सा पैसा कम देना पड़े, पैसा कौड़ी जेब में भी बचे और ईएमआई भी चुका लें। ऐसे समझिए कि मौजूदा दौर में अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो बीच का रास्ता चुनें, यानी फिलहाल न फिक्स लोन लें न फ्लोटिंग, बल्कि हाइब्रिड लोन चूज करें। हाइब्रिड लोन में बैंक शुरुआत के कुछ सालों में फिक्स रेट पर ईएमआई लेते हैं, इसके बाद फ्लोटिंग रेट पर शिफ्ट कर देते हैं। ये तो पहला विकल्प हुआ। दूसरा विकल्प क्या है? इसके तहत बैंकों से तुलना करें कौन सा बैंक सस्ता कर्ज ऑफर कर रहा है। कई कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां सस्ता कर्ज का विकल्प देती हैं। तीसरा रास्ता यह है कि सिबिल स्कोर बढ़िया है तो बैंक से बार्गेनिंग करिए, बोलिए बढ़िया सिबिल स्कोर है, लोन रेट सस्ता करो। इस तरह से फायदा हो सकता है, लेकिन और एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो सुनिए। देखिए, जैसे ही ब्याज दर आरबीआई बढ़ाता है तो बैंक, आपने देखा होगा, कुछ एक बैंक पहले ब्याज दर बढ़ा देते हैं, कुछ एक थोड़ा देर से बढ़ाते हैं, कुछ एक थोड़ा सोच समझ के बढ़ाते हैं, कुछ एक होते हैं जो बहुत कम बढ़ाते हैं, ना के बराबर बढ़ाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है जब आरबीआई की ये दर बढ़ के आएगी तो आपको थोड़ा, जिसको मैं कहता हूं, बैंक की शॉपिंग करनी पड़ेगी। शॉपिंग का मेरा अर्थ यह है कि आप कंपेयर करिए सरकारी बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के बीच में, पहले कंपैरिजन करिए। उसके बाद प्राइवेट बैंक्स में भी आपस में बहुत कंपटीशन है, वहां पर आप कंपैरिजन करिए कौन सस्ती दे रहा है। पर इसमें मैं एक फाइनेंस एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री होने के नाते एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि कुछ समय के लिए हो सकता है आपको कुछ बैंक ज्यादा, कुछ बैंक कम ले, 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा, 25 बेसिस पॉइंट कम। पर लंबी अवधि में अगर हम देखें तो ब्याज दरें लगभग सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक ही जगह आके टिक जाती हैं, मतलब लगभग एडजस्ट होकर बराबर आ जाती है। कुछ समय के लिए एक बैंक ऐसा लगता है महंगा है, एक बैंक सस्ता है, पर इवेंचुअली जिसको कहते हैं वो आपको सभी ब्याज दरें एक लिखेगी। पर हाँ, शुरू में अगर आपको 1 साल का 6 महीने का भी फायदा दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपको पहला काम ये करना चाहिए, आपको बैंक सेलेक्ट करना चाहिए, बैंक की शॉपिंग करनी चाहिए कि आप देखिए कौन सा बैंक, सब पूरी तरह से पता करके तब लोन लीजिए। दूसरी मेरी सलाह ये है कि इस समय अगर आप लोन को, मैंने देखा बहुत सारे लोग लोन के लिए ले लेते हैं, उनको नहीं भी जरूरत होती, उनके पास पैसा होता भी है तब भी वो लोन ले लेते हैं आयकर के बेनिफिट के लिए, या चलो हमारे पास सरप्लस रह जाएगा, या लोन आसानी से मिल रहा है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि अगर आपका लोन अवॉइडेबल है, मतलब अगर आप लोन के बिना काम चला सकते हैं, अपना पैसा लगा के आप चीज ले सकते हैं, तो मेरी ये भी सलाह है कि अगर लोन ना भी लिया जाए तो ये भी एक विकल्प रहेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अभी नया लोन लेने वाले हैं। अब जिन्होंने लोन पहले से ले रखा है और उनकी ईएमआई बढ़ने वाली है, उनके लिए मेरी सलाह ये है कि अगर उनकी ईएमआई इतनी हो जाती है कि उनका बजट महीने का बिगड़ने लगता है और उनको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पिंच करने लगता है, तो ऐसे में अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप, अगर लोन में अर्ली रीपेमेंट का एडवांटेज है या फैसिलिटी है, तो आप उसको जल्दी रीपे करके अपनी जान छुड़ा लीजिए। ये भी एक विकल्प है। हालांकि इस विकल्प को मैं बहुत आसान नहीं मानता हूं, क्योंकि इतना पैसा अगर होता तो लोग कहते हैं फिर लोन ही क्यों लेते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप अर्ली रीपेमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि बैंक आपसे शुरू में इंटरेस्ट ज्यादा लेता है और आखिर के पीरियड में प्रिंसिपल ज्यादा लेता है। तो ये देखिए कि आपका लोन अब किस पोजीशन पे है, उस हिसाब से आप निर्णय लें। कोशिश करें कि लोन का लोड अपने ऊपर कम से कम रखें, कम से कम जब तक ये ब्याज की दरें बढ़ी हुई। तो ईएमआई बढ़ने की बात हो गई, ईएमआई बचाने की बात हो गई, बड़ी खबर की भी बात हो गई। अब बात करेंगे सुर्खियों की, चलते चलते जरूरी बात। पहली सुर्खी 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण से जुड़ी है। सूत्रों के हवालों से खबरें आ रही हैं कि सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी ओवरसीज बैंक का निजीकरण कर सकती है इस बजट सत्र में। घोषणा हुई थी, विनिवेश नीति को मंजूरी दी थी और अनुसार जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से काम भी चल रहा है। बीपीसीएल को भी बेचने के लिए फिर से बोलियां आमंत्रित की जाएंगी, ये भी कहा जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि इसके पहले सरकार बीपीसीएल की बिक्री रद्द कर दी थी सरकार ने, क्योंकि सिर्फ एक बोली लगाने वाला बचा था। सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98% हिस्सेदारी को बेचने की योजना बनाई थी और इसी वजह से बोलियां मंगाई गई थी। दूसरी सुर्खी रसोई गैस सिलेंडर के बाद टमाटर की महंगाई पे है। देश के कई शहरों में टमाटर का भाव 100 रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली में जो टमाटर की कीमत समझ में आ रही है वो 60 से 80 रुपए प्रति किलो पर है। टमाटर के अलावा हरी सब्जियां भी पिछले सप्ताह के मुकाबले महंगी हुई हैं। विक्रेताओं के अनुसार आगे आने वाले दिनों में इन कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि उनका तर्क है कि बारिश के मौसम में सब्जियां अक्सर महंगी हो जाती हैं।
एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी आज़ादपुर और गाजीपुर मंडी के व्यापारियों के मुताबिक बाजार में टमाटर की आवक लगभग 1/3 तक गिर गई है, जिससे इसकी कीमतों में तेजी आई है। तीसरी सुर्खी मूडीज इन्वेस्टर से जुड़ी हुई है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने अपना मूड बदल दिया है। भारत की ग्रोथ रेट को लेकर जो अनुमान है उनका, वो पहले 9.1 था, अब है 8.8, 8.8। भारत में जो महंगाई है, जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उनके बरक्स ये नया प्रोजेक्शन सामने आ रहा है। इसके पहले भी कई सारे संस्थानों ने, एजेंसियों ने अपने आकलन को, अपने प्रोजेक्शन को भारत को लेकर, भारतीय ग्रोथ को लेकर जो है उसे बदला था। ये मूडीज़ का मामला नया है। तो ये था आज का खर्चा पानी। हमारे साथी प्रदीप हैं, बहुत मन से लिखते हैं ये शो। बताइएगा कैसा लिखते हैं, आपको शो कैसा लगा, सवाल क्या हैं, सुझाव क्या, और आगे आने वाले शो में देखना क्या चाहते हैं, सब लिख कर बताइए कमेंट सेक्शन में। हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।